नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की, राहुल की पटना दौरे की। देखेंगे महाकुंभ पर कैसे मुश्किल में घिरती जा रही है बीजेपी सरकार। अमेरिका से लौटे भारतीयों के अपमान पर क्यों चुप है मोदी सरकार। जानेंगे महाराष्ट्र में सीएम आवास को लेकर सामने आए बड़े खुलासे को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण पर दिया जवाब। कांग्रेस सांसद बोले, पीएम ने अपने भाषण में मेक इन इंडिया का जिक्र तक नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान देने की कही बात। विजय माल्या की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट का एक्शन। हाईकोर्ट ने बैंकों को जारी किया नोटिस, मांगी लोन वसूली से जुड़ी जानकारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज का उठाया मुद्दा। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान से की मुलाकात, बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सौंपा ज्ञापन। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 312 अंकों की गिरावट के साथ 78,271 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 42 अंकों की गिरावट के साथ 23,696 पे बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप की तरफ से वोटिंग में धांधली के आरोप भी लगाए गए हैं। आपने प्रशासन और चुनाव आयोग की बीजेपी से मिली भगत कर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का काम शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। कई पोलिंग बूथों पर 6 बजे के बाद भी वोटरों की लाइन लगी हुई थी और जो लोग 6 बजे तक वोटिंग की लाइन में पहुंच गए थे, उन्हें मतदान करने का मौका दिया गया। शाम 6 बजे तक 61% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। अब वोटिंग का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 62.82% वोटिंग हुई थी। ऐसे में इस बार ये संख्या पार होगी या नहीं, इस पर सवाल है। शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा 67% वोटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई। विधानसभा सीट की बात की जाए तो मुस्तफाबाद और सीलमपुर सीट पर सबसे ज्यादा 70% वोट डाले गए हैं। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नकदी बांट रहे थे। बूथों के पास 4 टेबल लगाकर बैठे थे। शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बूथों के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा और रिलीवर के तौर पर नया पोलिंग एजेंट अंदर नहीं जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि उस बूथ पर कितना मतदान हुआ या फर्जी वोटिंग हुई। ये पता नहीं चल पाएगा। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू एंड ब्लॉक में 2000 से 3000 रुपए बांटे गए और लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। ये सब चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा है। वोटिंग खत्म होने के बाद आपकी तरफ से 50 सीटों पर जीत का दावा किया गया है, तो बीजेपी नेताओं ने भी अपनी जीत का दावा किया है। फिलहाल अब सभी की नजरें 8 फरवरी को होने वाले काउंटिंग पर हैं और उस दिन ये साफ हो जाएगा कि किस दल के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। दिल्ली की गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा, इसकी तस्वीर 8 फरवरी को साफ हो पाएगी। लेकिन इस बीच बिहार चुनाव की गूंज अभी से सुनाई दे रही है। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी 20 दिन में दूसरी बार पटना पहुंच गए हैं, जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी पटना पहुंचे। पिछले 20 दिनों में ये राहुल गांधी का दूसरा बिहार दौरा है। राहुल ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में एक बार फिर जाति जनगणना की बात कही। राहुल ने कहा कि हम बिहार की तरह नहीं बल्कि तेलंगाना की तरह असली जाति जनगणना कराएंगे। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि देश में जाति जनगणना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनकी भागीदारी मिले। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, संस्थाएं हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो या जुडिशरी हो, इसमें दलितों की भागीदारी कितनी है। हमने इतिहास की किताबों में दलितों के बारे में सिर्फ 2 लाइन पढ़ी है, दलित और अछूत। आपका कोई इतिहास नहीं है क्या? 2 लाइनों से आपका दर्द मिट जाएगा क्या? राहुल ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि दलित समुदाय के लोग लीडरशिप में आए। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले संविधान के आगे माथा टेकते हैं, लेकिन पीछे वो इसे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दलित समुदाय के लोग लीडरशिप में आए। देश के टॉप 10 कंपनियों के मालिकों में दलित भी हों। बता दें कि समारोह से पहले राहुल गांधी कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के घर गए।
हाल ही में शकील अहमद के बेटे ने अपनी जान दे दी थी। यानी देखा जाए तो इस साल के आखिर में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर तमाम सियासी पार्टियां तो अपनी वर्जिश में लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच बार बार हो रहे राहुल के बिहार दौरे ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राहुल ने बिहार की जातीय गणना पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल अभी भी महाकुंभ को लेकर उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुंभ में डुबकी लगाई। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसने योगी सरकार के दावों की एक बार फिर से पोल खोल दी है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में मची भगदड़ पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। डबल इंजन सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा छाया हुआ है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। हर किसी को उम्मीद थी कि जब पीएम मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे तो अपने भाषण के दौरान महाकुंभ में हुई इतनी दर्दनाक घटना पर कुछ तो कहेंगे, दो शब्द तो कहेंगे, क्योंकि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो प्रचार के समय पीएम मोदी डबल इंजन सरकार लाने की अपील करते हैं। दावे करते हैं कि डबल इंजन सरकार में डबल सुविधा मिलेगी। लेकिन जब डबल इंजन सरकार वाले राज्य यूपी में इतना बड़ा हादसा हुआ तो उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि अगले ही दिन वो डुबकी लगाने पहुंचे, जहां की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। खास बात यह है कि एक बार फिर पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ने एक ही दिन में तीन पोशाकें बदली, लेकिन पीड़ितों का एक बार भी ख्याल उन्हें नहीं आया। यानी बीजेपी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि महाकुंभ में सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी रोज नए खुलासे कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट करते हुए महाकुंभ भगदड़ को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में एक खबर शेयर की है, जिसमें भगदड़ के दौरान वहां मौजूद रही महिलाओं ने घटना के बारे में बताया है। महिलाओं का कहना है कि हम जिंदा थे, लेकिन सिपाही बोला कि इसे गंगा में बहा दो। अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जिन पर है बीती दुख वो ही जाने, बाकी सत्ता के दावे तो हैं फसाने। अब इस खबर के आने के बाद से योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार चौतरफा घिर गई है, तो भारतीय प्रवासियों के मामले में अब मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में भारतीयों को भी अमेरिका की सीमा से बाहर करने का काम शुरू हो गया है। भारतीय प्रवासियों से भरा पहला अमेरिकी विमान भारत पहुंच भी गया है। भारतीयों की इस वापसी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारतीय प्रवासियों के लिए सख्त रुख इख्तियार कर रही है। अवैध तरीके से घुसे 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया। 4 फरवरी को अमेरिका से C-17 मिलिट्री प्लेन में इन्हें अमृतसर भेज दिया गया, जो अब लैंड कर चुका है। हालांकि पहले तक ये आंकड़ा 205 का बताया जा रहा था, लेकिन अब 104 लोगों के भारत वापस आने की खबर है। इसमें ज्यादातर लोग गुजरात और हरियाणा और पंजाब से बताए जा रहे हैं। वैसे तो ये सभी लोग डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन इनकी वापसी ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल मोदी और ट्रंप के रिश्तों को लेकर उठ रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते रहते हैं, आखिरकार उनके देश के निवासियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है, जबकि रूस, चीन जैसे देशों की तरफ अमेरिका ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। सवाल ट्रंप के फैसलों के साथ ही उनके कार्यान्वयन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं इन प्रवासियों की प्लेन से उतरते हुए, वो वाकई में हैरान करने वाली है। कमर से लेकर हाथों तक जंजीरों से जकड़े हुए हैं, मुंह पे मास्क का कवर। भारतीयों की इस तरह से वापसी ने मोदी सरकार पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। कांग्रेस ने भी इस पर दुख जताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। उन्होंने 2013 की भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाने की घटना भी याद की। खेड़ा ने कहा कि उस वक्त यूपीए सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। कई दिग्गज नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने विदेश सचिव सुजाता सिंह को कॉल कर अमेरिका की तरफ से खेद प्रकट किया था। ऐसे में अब मोदी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का सबको इंतजार है कि क्या अपने देश के निवासियों की इस तरह से अपमानजनक वापसी पर वो चुप रहेंगे या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बहरहाल
अब ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। भारतीय प्रवासियों के मामले पर मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल देवेंद्र फडणवीस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो सीएम आवास क्यों नहीं जा रहे हैं। अभी भी वो उसी बंगले में रह रहे हैं जो उन्हें पहले से मिला हुआ था। अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में अब काले जादू की एंट्री हो गई है। वजह यह है कि संजय राउत ने वर्षा बंगले को लेकर काले जादू का सनसनीखेज आरोप लगाया है। वर्षा बंगला सीएम आवास है, लेकिन फडणवीस इस आवास में जाने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने वर्षा बंगले में कामाख्या माता से जुड़ी तांत्रिक गतिविधियां की हैं। बंगले के आंगन में भैंस के सींग दफनाए गए हैं, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां रहने से बच रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हमने सुना है कि खुद बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्षा बंगले के आंगन में कुछ तांत्रिक अनुष्ठान किए गए हैं। वहां खुदाई कर भैंसे के सींग गाड़े गए हैं, जो कामाख्या मंदिर से लाए गए थे। ये सब इसलिए किया गया ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और के पास ना जाए। अब इस पर मुख्यमंत्री को खुद सफाई देनी चाहिए। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि वर्षा बंगले के कर्मचारियों के बीच भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। अब इसका जवाब नींबू मिर्च वाले शिंदे गुट को देना चाहिए। उसके पास तमाम नींबू सम्राट हैं, वो बताएंगे कि ये सब सच है या झूठ। वहीं शिवसेना यूबीटी के एक और नेता भास्कर जाधव ने कहा कि वो काले जादू पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर संजय राउत ने कहा है तो इसमें तथ्य जरूर होगा। आखिर फडणवीस वर्षा बंगले में क्यों नहीं जा रहे? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनके दफ्तर से बयान जारी कर कहा गया है कि वर्षा बंगले में रेनोवेशन यानी कि मरम्मत का काम चल रहा है। जैसे ही काम पूरा होगा वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत खुद काले जादू में विश्वास रखते होंगे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि उन्होंने खुद कितनी बार इस तरह के अनुष्ठान किए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब काले जादू की एंट्री हो गई है। संजय राउत ने वर्षा बंगले को लेकर काले जादू का सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, तो आरोप अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर भी लग रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के स्ट्रिंग ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 414 बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोगों की भारी भीड़ लगी रही और लगभग 69% लोगों ने मतदान किया। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान मैदान में है, जबकि सपा ने अजित प्रसाद को उतारा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए ये सीट नाक का सवाल बनी हुई है। ऐसे में ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। वोटिंग के दिन कमिश्नर और आईजी रैंक के अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा भी किया, लेकिन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद वोटिंग के दौरान धांधली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप जड़ दिए। सपा चीफ ने कहा कि मिल्कीपुर में कई जगह पर ईवीएम खराब हुई, सपा के बूथ एजेंटों को भगा दिया गया और कई जगहों पर फर्जी मतदान हुआ। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के कथित स्टिंग ऑपरेशन का ऑडियो भी शेयर किया। ऑडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया कि ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन, जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए और इन्हें ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और फिर उचित न्यायिक कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी। हालांकि प्रशासन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अखिलेश ने एक बुजुर्ग का जो वीडियो शेयर किया है वो काफी चौंकाने वाला है। इस वीडियो में रिपोर्टर से बातचीत के दौरान बुजुर्ग शख्स ने अपना नाम राम भवन पांडे बताते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। इसके साथ ही उस शख्स ने दावा किया कि उसने 6 वोट डाला है। बुजुर्ग किसी अमानीगंज रायपट्टी बूथ की बात कर रहे हैं। इस वीडियो से हड़कंप मच गया है। बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग तक गंभीर सवालों से घिर गए हैं। मिल्कीपुर सीट पर हुए मतदान के दौरान विपक्ष के आरोपों ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो सवाल लगातार किसान आंदोलन को लेकर भी उठ रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को 1 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में किसानों ने अब अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। हरियाणा के 50 से अधिक गाँव से किसान अपने अपने खेतों के ट्यूबवेलों से पानी लेकर डल्लेवाल के मोर्चे में पहुंचे और सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अपनी कई मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में लगभग 1 साल से शंभू बॉर्डर पर किसान संघर्षरत हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी पिछले 70 दिनों से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन कर रहे हैं और अब हरियाणा से किसानों और ग्रामीणों का पंजाब के खनौरी बॉर्डर की तरफ मूवमेंट सामने आया है। ये किसान खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे डल्लेवाल के लिए ट्यूबवेल का पानी लेकर पहुँचे हैं। इनमें नारनौल, राजपुरा, माजरी, डिडवादी, सोहटी, फग्गू, धर्मपुरा, खेराती, खेड़ा, दादू, तिलोकीवाला, बीसला, करनौली, माजरा, खुराना, रोजखेड़ा, जुलहेड़ा, लोदर, फतेहपुर, फुला, सुंदरनगर, हमजापुर आदि गांव शामिल हैं। किसान नेताओं का कहना है कि डल्लेवाल पिछले कई दिनों से सिर्फ जल ग्रहण कर अपने शरीर पर कष्ट झेल रहे हैं ताकि खेती, जमीन एवं किसानों की अगली पीढ़ी को बचाया जा सके। ऐसे में किसान चाहते हैं कि उन्हीं खेतों का पवित्र जल जगजीत सिंह डल्लेवाल ग्रहण करें, जिन्हें बचाने के लिए वो सत्याग्रह कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ पानी नहीं है बल्कि उन हजारों किसानों की भावना है जिन्हें ये लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए चल रहे किसानों के इस आंदोलन में सहयोग करना जरूरी है। इसी तरह 6, 8 और 10 फरवरी को हरियाणा के किसानों के बड़े जत्थे जल को लेकर दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर पहुंचेंगे। किसान नेताओं ने सभी किसानों से अपील की है कि मोर्चे का 1 साल पूरे होने पर 11 फरवरी को रतनपुरा, 12 फरवरी को दाता सिंह वाला खनौरी और 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर आयोजित महापंचायतों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। यानी किसानों ने ताकत प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इस बार के बजट से भी किसानों को काफी उम्मीद थी, लेकिन फिर उन्हें निराशा हाथ लगी और 14 फरवरी को सरकार के साथ उनकी बैठक है, लेकिन इससे पहले वो अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर एक बार फिर किसान बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज दिल्ली विधानसभा के चुनावों का मतदान संपन्न हो गया। ये मुकाबला 3 पार्टियों के बीच में रहा। एक गरीबों की पार्टी कांग्रेस, आम आदमी की आम आदमी पार्टी और वीआईपी पार्टी बीजेपी के बीच में रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों ही पार्टियों में से कोई भी अपनी जीतने की गारंटी दिल से नहीं लगा पा रहा है। वोटर के दिल का अंदाज़ा बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरफ जाएगा। लेकिन वैसे ये मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में था, लेकिन आखिरी टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने एक बड़ी एंट्री इस चुनाव में मार ली है। अब देखना यह है कि नतीजा क्या होगा। हालांकि कहा यह जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा केजरीवाल जी कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।